कुछ ऐसा रहेगा एफ नाम वालों का साल 2025। साल 2025 में ऐसी रहेगी ग्रहों की चाल। जाने एफ नाम वालों का कैसा रहेगा साल 2025। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि एफ नाम के जो जातक होते हैं उनकी राशि क्या होती है। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिनकी या तो जन्मपत्री बनी नहीं होती या जन्मपत्री बनी है खो गई है, उन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। तो उन्हें अपने नाम का पहला अक्षर तो पता है लेकिन राशि नहीं पता। अब ज्योतिष में दो तरीके से राशि का विचार किया जाता है। एक तो जब आप पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, कौन से चरण में है, वहां से शब्द निकाला जाता है। और दूसरा आपका प्रचलित नाम होता है। यदि आपका नाम एफ से शुरू होता है, अंग्रेजी का शब्द जो एफ है उससे शुरू होता है, तो आपकी राशि धनु बनती है। क्योंकि धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मूला जो नक्षत्र है उसके चारों चरण जो है वो इसी में आते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उसके चारों चरण धनु राशि में आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण जो है वो धनु राशि में आता है। इसमें से पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है उसका तीसरा चरण जो है वहां से यदि हम नाम निकालते हैं तो अंग्रेजी का शब्द एफ निकलता है। तो एफ नाम के जितने भी जातक हैं उन सबकी राशि जो है वो धनु बनती है। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी का शब्द एफ से शुरू होता है, आपको अपनी राशिफल जो है वो धनु राशि के हिसाब से देखना चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया का विचार भी धनु राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आपका साल 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये कुंडली आपके सामने जो लगी हुई है वो धनु राशि की लगी हुई है। आज की डेट में आप देखते हैं तो गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं। जब राशि के स्वामी गुरु छठे भाव में चले जाते हैं तो ये गोचर अच्छा नहीं है। कारण छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। जब राशि का स्वामी ही इन्हीं भावों में चला गया तो कोर्ट केसेस से संबंधित समस्या हो सकती है, कोई कर्ज चढ़ सकता है, कोई लिटिगेशन हो सकती है, कोई आपको जो है वो बीमारी हो सकती है, कोई फिजिकल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो गोचर चल रहा है गुरु का ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगले साल 2025 में ये सुधरेगा। यहाँ पर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में तीसरे भाव में चल रही है। ये गोचर अच्छा है। शनि का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है। आप देखिए यहाँ पर चंद्रमा आपके चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। ये अच्छा गोचर है। यहाँ पर जो राहु केतु का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में चौथे भाव में हो रहा है राहु का गोचर, और 10वें में हो रहा है केतु का गोचर। चौथे का राहु का गोचर अच्छा नहीं होता, केतु का 10वें का गोचर अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर शनि अच्छे गोचर में है, केतु अच्छे गोचर में है, लेकिन गुरु अच्छे गोचर में नहीं है। 2025 में क्या होगा, सबसे पहले 29 मार्च को शनि राशि बदलेंगे। आप यहाँ पर देखिए आपकी कुंडली में शनि आ जाएंगे 4th हाउस में। इसका मतलब यह है कि शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। ये 2.5 साल होंगे जो शनि के, वो थोड़ा सा परेशान करने वाले हो सकते हैं। वो कैसे परेशान करने वाले हो सकते हैं इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो होगा अगला गोचर होगा वो 15 मई को होगा। आप देखिए आपकी कुंडली में जो गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्तम का गोचर गुरु का अच्छा होता है, ये गोचर खराब नहीं होता। और यहां पर अगला गोचर जो होगा वो राहु केतु का होगा। 29 मई को राहु केतु की पोजीशन चेंज हो जाएगी। केतु 9th हाउस में आ जाएंगे, राहु चले जाएंगे 3rd हाउस में। और राहु का गोचर भी 3rd हाउस में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाप ग्रह है। पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें में अच्छा गोचर करते हैं। तो लिहाजा राहु का गोचर अच्छा रहेगा, गुरु का गोचर ठीक हो जाएगा, शनि का गोचर थोड़ा सा खराब हो जाएगा क्योंकि ये ढैया की स्थिति हो जाएगी। यहां पर शनि क्या परिणाम कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में ये बताइए, देखिए ये अब ये जो कुंडली लगी हुई है वो कुंडली आपके सामने लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं आपके राशि को। राशि के ऊपर केतु की दृष्टि भी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर केतु की दृष्टि भी जो है वो राशि के ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि आपकी राशि एक्टिव हो जाएगी। राशि के एक्टिव होने का मतलब है कि ये पॉजिटिव वे में एक्टिव है और आपको इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन ये सारी चीजें होंगी 29 मई के बाद, जब केतु लगन के राशि को दृष्टि डालेंगे, गुरु की दृष्टि भी राशि के ऊपर चली जाएगी। अब दूसरी दृष्टि देखिए यहाँ पर जो गुरु की है वो 11th हाउस पे जा रही है। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का भाव होता है। इच्छाएं पूरी 11th हाउस से होती हैं। 10वें से कर्म देखा जाता है, 11 से आय देखी जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा सारी 11th हाउस से आती है। प्रमोशन, तरक्की सारी 11th हाउस से आती है। अब यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि है। तीसरे भाव में जब राहु बैठे हुए हैं वो भी दृष्टि दे रहे हैं यहाँ पर, और ये भाव आपका एक्टिव हो गया, यानी कि 11th हाउस आपका एक्टिव है। और आपका भाव हो रहा है तीसरा एक्टिव। तीसरा इसलिए एक्टिव हो रहा है क्योंकि वहां पर राहु खुद विराजमान है और गुरु की वहां पर दृष्टि जा रही है। आप ये देखिए ये ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया। ये जो ट्रायंगल एक्टिवेट हुआ ना 7, 11 और 3rd का, इसको बोलते हैं भोग का ट्रायंगल। यानी कि 2025 ऐसा साल है जब आप फैसिलिटीज का भोग करेंगे। हालांकि शनि का भी रोल आगे बताते हैं कि क्या रोल होगा शनि का,
लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा भोग वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा रहेगी। आपको एंजॉय मिलेगा लाइफ में, आप यात्राएं करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें पार्टीज करेंगे, फन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और क्योंकि सप्तम भी एक्टिव है, सप्तम एक्टिव इसलिए है क्योंकि गुरु वहां पर आ गए हैं और राहु की दृष्टि सप्तम के ऊपर पड़ रही है, इसलिए वो भी एक्टिव है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का भी योग बनता है। तो सबसे पहले जो एक्टिव भाव है उनकी बात करते हैं। 11th हाउस आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा, आपकी आय में वृद्धि करेगा, आपको डेफिनेटली सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाएगा। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो वो प्रमोशन यहाँ पर गुरु की कृपा से होगी आपकी। अब यहाँ पर जब 7th एक्टिव है तो 7th क्या होता है, आपके पार्टनर का भाव होता है। यदि आपकी मैरिज हुई है तो पार्टनर के साथ तालमेल बेटर होगा, पार्टनर जो है वो हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे। यदि नहीं हुई है तो शादी का योग खुल जाता है यहाँ पर, क्योंकि गुरु का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम में गुरु ने जो है वो भाव एक्टिव कर दिया। गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। तो जो धनु राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए शादी का रास्ता डेफिनेटली खुल जाएगा 15 मई के बाद, 2025 15 मई के बाद। तो यहाँ पर गुरु और राहु का जो स्थिति बनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लैनेट की, वो जो है वो पॉजिटिव काम करने का काम करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो सप्तम भाव होता है ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव नहीं होता, यहाँ से बिजनेस पार्टनर का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बिजनेस में पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस आप 15 मई के बाद कर सकते हैं। ये भाव आपका एक्टिव रहेगा, यहां पर स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि राहु जो है वो तीसरे भाव में अच्छा फल करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल करते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का जो लोड है, यानी कि जो उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि के स्वामी दोनों राशियों के वो फल करते हैं। यानी कि जो धनु राशि है उसके लिए शनि बनते हैं दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी। दूसरे भाव में शनि की मकर राशि है, तीसरे भाव में शनि की कुंभ राशि है। तो चूंकि यहां पर राहु बैठे हुए हैं शनि की राशि में, तो शनि के फल करेंगे। वैसे भी कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु शनि की तरह ही फल करते हैं। तो धन के फल भी डेफिनेटली करेंगे। यहां पर आय भाव एक्टिव किया हुआ है इसने, गुरु ने और राहु दोनों ने, लेकिन राहु आय भाव के साथ साथ धन भाव के भी फल करेंगे। राहु पराक्रम भाव के भी फल करेंगे। राहु आपके भाई के साथ आपका तालमेल बेटर बनाने का भी काम करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर धनु राशि के जातकों को बहुत सारी चीजें जो है राहु और गुरु के उससे ब्लेसिंग से आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी सी परेशान करने वाली भी हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जब आएंगे चौथे भाव में, तो चौथा भाव आपकी मदर का भाव होता है। चौथा भाव मन सुख स्थान होता है। चौथे भाव से मन का विचार किया जाता है। तो यहां पर जब शनि का जब गोचर होता है तो शनि की दशम दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका मन थोड़ा सा आलसी हो जाता है, आपकी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहां पर ध्यान क्या रखना है, अपने आप के ऊपर आलस को हावी नहीं होने देना। तो आलस्य नहीं करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। हालांकि शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शनि की। लेकिन 4th हाउस में शनि का आना मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत कर सकता है। यदि कोई एसेट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कोई भी नई एसेट बना रहे हैं, वहां पर डिले हो सकता है चीजें। यहाँ पर यह बात आपको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रख के चलनी है कि कोई भी एसेट बनाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा सा इस चीज से भी सावधान रहना कि किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसा मत उधार दीजिए। पैसा उधार देंगे तो फंस जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। गुरु वहां से हट गए हैं, लेकिन शनि की दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर आ गई है। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। पैसा गारंटी किसी की मत लीजिएगा, ये चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती हैं। शनि की दृष्टि दशम के ऊपर जाएगी। दशम आपके कर्म का भाव होता है। तो कारोबार में और नौकरी में थोड़ा सा चीजें जो है वो डिले हो सकती हैं। आपकी असाइनमेंट डिले हो सकती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, आपका कारोबार जो आप करते हैं वहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चीजें पेमेंट वगैरह में डिले हो जाए, या एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले हो जाए। प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आपने डेडलाइन रखी है 2 महीने की, हो सकता है वो डेडलाइन एक्सटेंड करके 2.5 महीने चले जाए। तो ये थोड़ी सी हल्की हल्की चीज़ें हैं, क्योंकि शनि आलस्य के कारक हैं, शनि डिले करवाते हैं। जहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले के साथ होती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। अदरवाइज के जातकों के लिए शनि मोटे तौर पर भोग स्थान का ट्रायंगल एक्टिव, आपकी राशि एक्टिव, ये 4 चीज़ों का एक्टिव होना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अधिकतर जातक जो इस समय प्रोफेशनल लाइफ में है उनके ऊपर गुरु की महादशा या तो शुरू हुई है या आगे चल रही है। तो गुरु की महादशा यानी कि आपके राशि की ही महादशा है। तो राशि की महादशा
जो है वो अच्छी जाए, इसके लिए आप गुरु के डेफिनेटली कुछ ना कुछ उपाय जरूर करिए। यदि आपका गुरु राहु केतु एक्सिस में है, कुंडली में, छठे भाव में है, लगन कुंडली में, अष्टम में है, 12वें में है, तब आपको डेफिनेटली जो है अष्ट स्थिति में है या वक्री है, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? गुरु फलदार पेड़ों के कारक हैं और फल का एक पेड़ जरूर लगाइए। आपके गुरु की पोजीशन लगातार स्ट्रांग होती जाएगी जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता जाएगा। ये सबसे अच्छी रेमेडी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। किसी बच्चे को जो नीडी है, जो पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसको हेल्प करिए। वो हेल्प आप 10 रुपए की पेंसिल के रूप में भी कर सकते हैं, स्टेशनरी के रूप में भी कर सकते हैं, उसकी फीस स्पॉन्सर करने के रूप में भी कर सकते हैं, और उसको खुद अपना आधा घंटा या 1 घंटा समय देकर पढ़ाकर वो भी कर सकते हैं। और ये काम ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर करना है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने में यदि हेल्प करते हैं तो भी वो गुरु की रेमेडी हो जाएगी। वैसे तो नीडी बच्चे को ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप घर में तो सारे कर लेते हैं, लेकिन यदि आप किसी नीडी का हेल्प करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा तीसरी रेमेडी के तौर पर आप अपने अटायर जो हैं वो थोड़े से येलो टोन में रखिए, और दूध यदि आप पीते हैं तो उसमें केसर या हल्दी जरूर डालिए। ये चीज़ें करने से आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन छठे, 8वें, 12वें में नहीं है, गुरु केंद्र या त्रिकोण स्थान में है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये लाइफ स्टोन है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।